आप सभी को मेरा नमस्कार है। आप सभी का हमारे चैनल लाइफ सक्सेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस क्लास में टीजीटी पीजीटी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी हल करने वाले हैं, जो कि पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं। इसलिए क्लास में अंत तक बने रहें। अगर आपको हमारी ये क्लास पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। देर न करते हुए हम शुरू करते हैं कि कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है। कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? तो आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश की है। लहरों का राजहंस, आधे अधूरे, ये जो कृतियां हैं मोहन राकेश की हैं। जबकि कन्यादान जो है वो मोहन राकेश की कृति नहीं है। ये जो है कन्यादान जो है सरदार पूर्ण सिंह का निबंध माना जाता है। जबकि आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, ये मोहन राकेश के नाटक माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि कविता क्या है, निबंध के लेखक हैं। कविता क्या है, निबंध के लेखक हैं। तो कविता क्या है जो निबंध है, वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा रचित माना जाता है। निम्न में से व्यंग्यकार नहीं है। तो इनमें से कौन जो है वो व्यंग्यकार नहीं है, देखते हैं। तो इनमें से जो अज्ञ जी हैं वो व्यंग्यकार नहीं है। जबकि रविंद्र त्यागी, लतीफ गोगी, हरिशंकर परसाई एक व्यंग्यकार माने जाते हैं, जबकि अज्ञ को व्यंग्यकार नहीं माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में विभक्त है। तो रामविलास शर्मा की जो आत्मकथा है वो अपनी धरती अपने लोग जो है वो दो भागों में विभक्त मानी गई है, जो कि रामविलास शर्मा के द्वारा रचित है। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं कि कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका हैं। कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की जो लेखिका हैं वो किसको माना जाता है। तो कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की जो लेखिका माना जाता है वो नासिरा शर्मा को दूसरा ताजमहल की लेखिका माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा रचना की विद्या है। श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा की रचना जो विद्या है वह एक रेखा चित्र माना जाता है। क्या है? बोलती प्रतिमा जो है श्री राम शर्मा की एक रेखा चित्र विद्या मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि देवेंद्र सत्यार्थी के संस्मरण का नाम है। देवेंद्र सत्यार्थी के संस्मरण का जो नाम है, रेखाएं बोल उठी जो है वो देवेंद्र सत्यार्थी का संस्मरण माना जाता है। क्या है? रेखाएं बोल उठी, यह देवेंद्र सत्यार्थी जी का संस्मरण माना गया है। जबकि माटी की मूर्तें राम वृक्ष बैनपुरी की हैं। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा की हैं। दीप जले शंख बजे यह कन्हैयालाल मिश्र जी की हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सी कृति जीवनी विद्या से संबंधित नहीं है। निम्न में से कौन सी कृति जो है वो जीवनी विद्या से संबंधित नहीं है। तो बसेरे से दूर
हरवंश राय बच्चन की आत्मकथा है यह, जो कि जीवनी से संबंधित नहीं है। जबकि 84 वैष्णव की वार्ता, भक्तमाल, मालवीय जी के 30 दिन, यह सभी जीवनियां हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि डॉक्टर हरवंश राय बच्चन की कृति क्या भूलूं क्या याद करूं किस विद्या में लिखी गई एक प्रतिनिधि गद्य कृति है। तो डॉक्टर हरवंश राय बच्चन की क्या भूलूं क्या याद करूं जो विद्या है वह एक आत्मकथा की विद्या माना जाता है, जो कि हरवंश राय बच्चन के द्वारा रचित है। अगला प्रश्न देखते हैं कि उपेंद्र नाथ अस्क द्वारा रचित जोंक किस प्रकार का एकांकी है। तो जोंक जो है एक सामाजिक व्यंग माना गया है, जो कि उपेंद्र नाथ अस्क के द्वारा रचित माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदी का पहला समाचार पत्र कब और कहाँ प्रकाशित हुआ। हिंदी का पहला समाचार पत्र कब और कहाँ प्रकाशित हुआ था, तो यह देखते हैं। तो हिंदी का पहला समाचार पत्र 1826 इस कलकत्ता में प्रकाशित हुआ था। डंडी के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का नाम है। डंडी के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का नाम है। तो डंडी के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ जो है काव्यादर्श जो है डंडी का ग्रंथ माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि द्रग उर्जत टूटत कुटुंब जुरत चतुर चित प्रीति परत गांठ दुर्जन ही दई नई रीति। उक्त दोहे में प्रयुक्त अलंकार हैं। तो इसमें जो है असंगति अलंकार माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जुड़ते तो द्रग हैं लेकिन कुटुंब टूट जाते हैं। तो यहाँ पर जब कार्य कारण में समानता ना हो तो वहाँ असंगति अलंकार माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि राम की गाय बहुत काली है, वाक्य में काली शब्द क्या है। तो राम की गाय बहुत काली है, तो बहुत जो है यहाँ पर काली जो है यहाँ पर विशेषण है, जबकि बहुत यहाँ पर प्रविशेषण है। अगला प्रश्न देखते हैं कि शब्दार्थों सहितम काव्यम परिभाषा किनके द्वारा दी गई है। शब्दार्थों सहित काव्यम परिभाषा किनके द्वारा दी गई है, तो यह आचार्य भामा के द्वारा दी गई है। किसके द्वारा? शब्दार्थों सहित काव्यम जो परिभाषा है यह आचार्य भामा के द्वारा दी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं कि दृश्य काव्य की विद्या है। तो दृश्य काव्य की विद्या कौन सी है? दृश्य काव्य जो है वो नाटक विद्या मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि दिग्यु समास का उदाहरण है। तो दिग्यु समास का जो उदाहरण है त्रिभुवन जो है वो दिग्यु समास का उदाहरण है, क्योंकि दिग्यु समास में पहला पद जो होता है वो संख्यावाची माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि दुष्प्रगति शब्द का संधि विच्छेद है। दुष्प्रगति शब्द का संधि विच्छेद है। तो दुष्प्रगति शब्द का संधि विच्छेद दु प्लस प्रगति जो है यह दुष्प्रगति का संधि विच्छेद माना जाता है।
अगला प्रश्न देखते हैं कि जहाँ कारण बिना कार्य की उत्पत्ति होती है हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो जहाँ कारण बिना कार्य की उत्पत्ति हो वहाँ विभावना अलंकार होता है। कौन सा? वहाँ पर विभावना अलंकार जो है माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि तो पर बारो उर्वशी सुन राध के सुजान, मोहन की उर्वशी के उर्वशी सुजान, उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार माना जाता है। तो इसमें जो है यमक अलंकार माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रति प्लस आरोपण, प्रति प्लस आरोपण से मिलकर बना है प्रत्यारोपण। अगला प्रश्न देखते हैं कि दैत्य प्लस अरि से दैत्यारी एक उदाहरण है। तो दैत्य प्लस अरि से दैत्यारी बनता है, जो कि स्वर संधि का उदाहरण है और स्वर संधि में भी यह दीर्घ संधि का उदाहरण माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि का प्लस अपी की संधि होगी। का प्लस अपी की संधि होगी तो को अपी क्या होगी? का प्लस अपी की संधि को अपी होगी। अगला प्रश्न देखते हैं कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयास किस राज्य में हुआ माना जाता है। तो देवनागरी लिपि का जो सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो गुजरात में माना जाता है। किसमें? देवनागरी का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था वह गुजरात में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में अघोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है। निम्नलिखित में से अघोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है। तो का और ता जो है अघोष अल्प प्राण ध्वनि मानी जाती हैं। तो वर्ग के पहले और तीसरे पांचवें वर्ण जो हैं वो अल्प प्राण कहलाते हैं। सभी स्वर जो हैं वो अल्प प्राण के अंतर्गत ही आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था। तो देवनागरी के स्थान पर जो रोमन लिपि स्वीकार करने का जो सुझाव दिया था तो वह सुनीति कुमार चटर्जी ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि के सुझाव दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि कैंची किस भाषा का शब्द है। तो कैंची जो है वो तुर्की भाषा का शब्द माना जाता है। कैंची, कुली, तोप, तमगा, दरोगा, बेगम यह सभी जो हैं तुर्की भाषा के शब्द माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि भाषा के संबंध में असत्य कथन कौन सा है। तो भाषा एक सामाजिक संपत्ति है, यह भी सही है। भाषा परिवर्तनशील है, यह भी सही है, क्योंकि भाषा बदल भी जाती है। भाषा अनुकरण सादृश्य, यह भी सही है। लेकिन भाषा पैतृक संपत्ति है, यह सही नहीं है, क्योंकि भाषा जो है एक पैतृक संपत्ति नहीं है, जबकि यह सामाजिक संपत्ति है। इसे समाज में रहकर ही सीखा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28-29 नवंबर 1953 को ही बैठक की अध्यक्षता की थी। तो ये बैठक की जो अध्यक्षता की थी वो तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने यह बैठक की थी।
अगला प्रश्न देखते हैं कि देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है। देवनागरी लिपि का विकास जो माना जाता है वो ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें हमको मिलान करना है। तो संकल्प कैसा शब्द है? संकल्प एक तत्सम शब्द है, जबकि सूरज एक तद्भव शब्द है। काका जो है एक देसी शब्द है और मोटर एक विदेशी शब्द माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। पूर्वी हिंदी की बोली भोजपुरी जो है वो पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, जबकि अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी की बोली मानी जाती हैं। भोजपुरी जो है एक बिहारी बोली मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदी शब्दानुशासन ग्रंथ के रचनाकार हैं। तो हिंदी शब्दानुशासन ग्रंथ के जो रचनाकार हैं किशोरी दास वाजपेयी जो है हिंदी शब्दानुशासन के रचनाकार माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय भाषा परिषद कोलकाता के द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। भारतीय भाषा परिषद कोलकाता के द्वारा जो प्रकाशित पत्रिका है वागर्थ को माना जाता है। वागर्थ पत्रिका जो है वो कोलकाता से प्रकाशित होती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अजायब घर कैसा है। अजायब घर कैसा शब्द माना जाता है? तो अजायब घर जो है एक विदेशी शब्द माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो निम्नलिखित में से का और खा जो है वो कंठ ध्वनियाँ मानी जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि पंकज शब्द में निम्न में से किससे संबंधित हैं। तो पंकज शब्द जो है योग रूढ़ शब्द माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह जो है संविधान के अनुच्छेद 343 में वर्णित किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अगला प्रश्न देखते हैं कि यदि ए ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो इनके स्थान पर क्रमशः आय अब आब हो जाता है, तो यह कौन सी संधि होगी। तो यह जो आब हो जाता है यह अयादी संधि मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम रूप है। तो निम्नलिखित में से अंधकार जो है एक तत्सम रूप माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। तो निम्नलिखित में से पानी जो है स्त्रीलिंग शब्द नहीं माना जाता है, जबकि मानी, कहानी, रानी जो है एक स्त्रीलिंग शब्द माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि सही युग्म पहचानिए। तो दुबला पतला लड़का जो है यह सही युग्म है, जबकि अन्य 3 गलत युग्म माने गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो निम्नलिखित में से पुल्लिंग जो है मजा जो है पुल्लिंग शब्द माने गए हैं, जबकि सजा, कजा यह स्त्रीलिंग शब्द माने गए हैं।
अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नांकित वाक्यों में से क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है। तो निम्नांकित में से क्रिया विशेषण जो है लड़का रोते रोते घर पहुंचा, यह एक क्रिया विशेषण शब्द माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भला मैं क्या कर सकता हूँ वाक्य में भला शब्द क्या है। तो इनमें से भला जो शब्द है एक अपव्यय शब्द माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो गेहूँ गोधूम जो है एक तत्सम शब्द माना गया है, जबकि इसका तद्भव जो है वो गेहूँ माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से जो तद्भव माना जाता है, मुँह जो है एक तद्भव शब्द माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि सुख दुख के बीच लगने वाले जो चिन्ह हैं वो योजक चिन्ह कहलाते हैं। क्या? सुख दुख के बीच में जो लगा चिन्ह है वो एक योजक चिन्ह कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। तो इनमें से मिलान शब्द में उपसर्ग नहीं है, इसमें आन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, जबकि सुपुत्र में सु उपसर्ग है, अधर्म में आ उपसर्ग है, सुकर्म में सु उपसर्ग है, जबकि मिलान में आन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं कि कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो कामदेव का जो पर्यायवाची है वो मनोज जो है वो कामदेव का पर्यायवाची शब्द माना गया है। आज के 50 प्रश्न कंप्लीट होते हैं और आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको यह क्लास पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।